नमस्कार। हम सबने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि हमारी आंखों का रंग कहाँ से आया, या हम अपने भाई बहनों से इतने मिलते जुलते भी हैं और फिर भी इतने अलग क्यों हैं। तो आज चलिए जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। ये कहानी है वंशागति की, यानी जेनेटिक्स की। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इस एकदम सरल से सवाल के जवाब में ही जिंदगी का सबसे गहरा राज छिपा है। और यही वो सवाल है जो हमें सीधे वंशागति और विविधता के सिद्धांतों की दुनिया में ले जाता है। सदियों तक, मतलब हजारों सालों तक, ये सवाल एक अनसुलझी पहेली बना रहा। सब जानते थे कि गुण अगली पीढ़ी में जाते तो हैं, पर कैसे? इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। फिर एक इंसान ने ठान लिया कि वो इस पहेली को एक साइंटिफिक तरीके से सुलझा कर ही रहेंगे। और वो इंसान थे ग्रेगर मेंडल, एक मॉन्क, एक टीचर और सबसे बढ़कर एक बहुत ही जिज्ञासु और धैर्य वाले इंसान, जिन्होंने अपने छोटे से बगीचे में काम करते करते साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो मेंडल ने अपनी इस खोज के लिए आखिर चुना किसे? किसी मुश्किल जानवर को नहीं, बल्कि एक साधारण से मटर के पौधे को। और यकीन मानिए, ये उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि मटर के पौधे जल्दी उगते हैं और उनके जो गुण होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। जरा इस समय पर गौर कीजिए, 7 साल। सोचिए, मेंडल ने पूरे 7 सालों तक हजारों पौधों का रिकॉर्ड रखा, उनका पॉलिनेशन कराया और नतीजों को एक एक करके बड़ी बारीकी से लिखा। ये साइंस में धैर्य और लगन की एक बेहतरीन मिसाल है। मतलब ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मेंडल की कामयाबी का जो राज था, वो ये था कि उन्होंने ऐसे गुणों पर ध्यान दिया जो बिल्कुल क्लियर कट थे। या तो ये या वो। जैसे पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, बीज का कुछ नहीं। इसी वजह से वो कंफ्यूज नहीं हुए जैसे उनसे पहले के लोग हुए थे। और ये था उनका तरीका, एकदम सटीक और सिस्टमैटिक। पहले शुद्ध पौधों को चुनना, फिर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए पुंकेसर हटाना, और फिर अपनी मर्जी के पौधे से क्रॉस पॉलिनेशन कराना। उन्होंने हर स्टेप को कंट्रोल किया ताकि नतीजों में गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। यही तो असली साइंटिफिक मेथड था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने आखिर कौन से क्रांतिकारी नियम बनाए। तो यह है पहला और सबसे ज़रूरी एक्सपेरिमेंट। यहाँ शुद्ध नस्ल या प्योर ब्रेड का मतलब बस इतना है कि लंबे पौधे में सिर्फ लंबेपन के ही कारक थे और बौने पौधे में सिर्फ बौनेपन के। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे थे। ऐसा लगा जैसे बौनापन तो हवा में कहीं गायब हो गया हो। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। आखिर बौनेपन वाला गुण गया तो गया कहाँ? इसी सवाल ने मेंडल को उनकी पहली बड़ी खोज की तरफ बढ़ाया। और यहीं से निकला उनका पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। मेंडल ने समझा कि हर गुण के लिए 2 कारक होते हैं, जिन्हें आज हम एलील कहते हैं। जब 2 अलग अलग एलील एक साथ हों तो एक, जैसे कि लंबापन, दूसरे पर हावी हो जाता है, यानी डोमिनेंट हो जाता है। बौनेपन का एलील छिपा जरूर था, पर खत्म नहीं हुआ था। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के इन लंबे पौधों का आपस में ही पॉलिनेशन कराया, तो वो खोया हुआ बौनापन का गुण अगली पीढ़ी में अचानक वापस आ गया। ये जो पनेट स्क्वायर है ना, ये इस पूरे रहस्य को सुलझा देता है। देखिए, जब हम इन फैक्टर्स को, मतलब T और T को मिलाते हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक एकदम लंबा, मतलब TT, 2 हाइब्रिड लंबे यानी TT, और एक एकदम बौना TT। और बस इसी वजह से हमेशा 3 लंबे पौधों के मुकाबले एक बौना पौधा मिला। ये जो 3:1 का रेशो था ना, ये कोई तुक्का नहीं था, ये प्योर मैथ्स था। और इसी नतीजे से मेंडल का दूसरा नियम बना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लंबेपन और बौनेपन के कारक कभी आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। वो एक टीम की तरह रहते जरूर हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में जाने से पहले हमेशा अलग हो जाते हैं, ताकि हर बच्चे को माता पिता से एक एक फैक्टर ही मिले। और उनका तीसरा नियम तो और भी कमाल का था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उन्होंने पाया कि अलग अलग गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होते हैं। मतलब बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार,
इस बात का उसके रंग यानी पीला या हरा होने से कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं। मेंडल की ये खोजें तो बस एक शुरुआत थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनके काम को मॉडर्न साइंस में शामिल किया गया और बाद में कौन सी नई और भी जटिल बातें सामने आई। मेंडल ने जिन्हें कारक कहा था, आज का विज्ञान उन्हें जीन कहता है। जरा सोचिए, डीएनए या क्रोमोसोम के बारे में जाने बिना ही मेंडल ने सिर्फ अपने नतीजों से ये पता लगा लिया था कि वंशागति की कोई एक बेसिक यूनिट होती है। उनका आइडिया इतना सटीक था कि उसी ने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी। बाद में साइंटिस्ट्स ने पाया कि जेनेटिक्स हमेशा मटर के पौधों की तरह सीधी साधी नहीं होती। कभी कभी गुण आपस में मिल जाते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन फूल में लाल और सफेद से गुलाबी रंग बन जाता है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कभी कभी तो दोनों गुण एक साथ ही दिखाई देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे अपने खून में मिलता है, ABO ब्लड ग्रुप। अगर माता पिता से A और B दोनों के एलील मिलते हैं तो ब्लड ग्रुप न तो A होता है न B, बल्कि AB होता है। यहाँ कोई भी एलील दूसरे पर हावी नहीं होता, दोनों बराबर रूप से खुद को दिखाते हैं। इसी को कोडोमिनेंस कहते हैं। मेंडल के काम का असर सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं रहा। आज ये इंसानी सेहत और बीमारियों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन मेंडल के इस महान काम को दशकों तक नज़रअंदाज किया गया था। दुनिया को उनकी खोज के असली महत्व को समझने में पूरे 35 इयर्स लग गए। आज मेंडल के उन्हीं सरल नियमों की मदद से हम कई मुश्किल जेनेटिक बीमारियों को समझते हैं, जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। डॉक्टर अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी परिवार में इन बीमारियों के आने की कितनी संभावना है, और ये सब कुछ उन्हीं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के खेल पर ही आधारित है। तो देखिए, सब कुछ एक बगीचे में मटर के पौधों से शुरू हुआ और आज हम जीन एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बातें कर रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि एक साधारण सा सवाल और उसे सुलझाने की लगन पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब सवाल यह है कि हमारी जिज्ञासा हमें आगे कहाँ लेकर जाएगी।